तो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने यारों में, दोस्तों में खूब शेयर करना। मेरा आज का टॉपिक झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये सेट फर्स्ट का है। और ये सेट फर्स्ट के सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन है गाइस। और ये क्लास 11th के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्ट फिजिक्स है गाइस। तो आज मैं आपको सेट 1 के सेक्शन सी का कंप्लीट आंसर देने जा रहा हूँ और वो भी फुल कंसेप्ट क्लियर। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सेट 1 के सेक्शन सी का कि निम्न के बीच संबंध लिखिए। पहला है आवृत्ति और समयांतराल। तो आवृत्ति बराबर गाइज 1/आवर्तकाल होता है और आवृत्ति को हम n से लिखते हैं। n बराबर 1/t, वेयर n बराबर आवृत्ति और t बराबर आवर्तकाल। ये आवृत्ति और समय अंतराल में संबंध है। समय अंतराल को हम आवर्तकाल भी कहते हैं। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल या आप n बराबर 1/t लिख दें, ठीक है। फिर दूसरा संबंध लिखने का था तरंगदैर्घ्य और प्रसार स्थिरांक में। तो k बराबर 2π/λ लिख दीजिए, जहाँ k क्या है आपका प्रसार स्थिरांक है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। तीसरा कह रहा है गाइस तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और तरंग वेग में संबंध लिखना है। तो आपने क्लास 9th में ये फार्मूला पढ़ा होगा v बराबर n लैम्डा, जहाँ v तरंग का वेग है, n आवृत्ति है और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। अब देखिए डी नंबर में कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति में संबंध लिखना है। तो ओमेगा बराबर 2πf होता है। आप ओमेगा बराबर 2πn भी लिख सकते हो, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, f आवृत्ति है। और ई नंबर का क्वेश्चन में गाइज कह रहा है कोणीय आवृत्ति, प्रसार स्थिरांक और तरंग वेग में संबंध। तो v बराबर k ओमेगा होता है। v तरंग वेग है, k प्रसार स्थिरांक है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। आप इस संबंध को सूत्र की तरह याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 16 का ए नंबर। बर्नौली के सिद्धांत को बताएं और सत्यापित करें। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है गाइस और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए बर्नौली का थ्योरी क्या है। बर्नौली ने एक नली लिया और उस पर द्रव को प्रभावित किया और गाइस उसने अपना जो थ्योरी दिया कि दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ जो होता है वो नियतांक होता है। यानी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली का गाइस थ्योरी है। दाब ऊर्जा P हुआ प्लस स्थितिज ऊर्जा ρgh हुआ प्लस गतिज ऊर्जा हाफ ρv² बराबर कांस्टेंट। ये बर्नौली का थ्योरी है गाइस। आइए हम इसको प्रूव करते हैं, समझते हैं। देखिए ये AB, ये देखिए ये AB एक नली है, ये नली है आपका और इसमें रो घनत्व का श्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में है। यानी इस पर रो घनत्व का द्रव प्रभावित हो रहा है। तो यह AB एक नली है, एक पाइप है और इसमें रो घनत्व का कोई श्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में है। अब देखिए गाइज हम दो अनुप्रस्थ काट पर विचार करेंगे। एक देखिए ये हमारा है और एक ये है, ठीक है। तो देखिए A पर ये जो A है, ये A देखिए आप, ये A और B इस दोनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, A और B पर। तो देखिए ये इसका हाइट है h1, इसका हाइट h2 है। हम यहाँ डिस्क्राइब किए हैं। देखिए इसको A पर क्या हो जाएगा, अल्फा1 नली का क्षेत्रफल हो जाएगा, v1 द्रव के प्रवाह का वेग और अल्फा1 v1 प्रति सेकंड नली में घुसा हुआ द्रव का आयतन है। अल्फा1 v1 रो द्रव का आयतन है। P1 अल्फा1 v1 दाब ऊर्जा है। अल्फा1 v1 रो gh1 द्रव की स्थितिज ऊर्जा है और हाफ अल्फा1 v1 रो v1² द्रव की गतिज ऊर्जा है। ये A पर था। अब B पर देखो क्या हो जाएगा, अल्फा2 नली का क्षेत्रफल हो जाएगा, v2 वेग हो जाएगा, अल्फा v2 आयतन हो जाएगा, अल्फा v2 रो द्रव्यमान हो जाएगा, P2 अल्फा2 v2 दाब ऊर्जा हो जाएगा, अल्फा v2 रो gh2 स्थिर ऊर्जा हो जाएगा और हाफ
अल्फ़ा टू V2 रो V2 ये द्रव की गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ये द्रव की गतिज ऊर्जा हो जाएगा, द्रव की गतिज ऊर्जा। अब आप कहिएगा कि ये सब फार्मूला कैसे बना। तो गाइस देखो, अल्फ़ा 1 ए पर नली का क्षेत्रफल है, ठीक है, और V1 द्रव के प्रवाह का वेग है ए पर, ध्यान दीजिएगा। B पर अल्फ़ा 2 हम नली का क्षेत्रफल मान लिए हैं, V2 वेग मान लिए हैं। अब देखो गाइस, अगर हम आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। और गाइस क्षेत्रफल जो होगा ये हमारा देखिए क्षेत्रफल अल्फ़ा 1 है और इसका अल्फ़ा 2 है। तो गाइस हम क्षेत्रफल के जगह पर अल्फ़ा लिख दिए और ऊंचाई जो है ये हमारा वेग है, इसलिए V से लिखे। इसीलिए प्रति सेकंड नली में घुसा द्रव का आयतन क्या हुआ, क्षेत्रफल। अल्फ़ा 1 तो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल और वेग ऊंचाई का काम करता है, इसलिए V1 इसका हो गया। और यहाँ भी देखिए इसी तरह इसका आयतन क्या हुआ, तो आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और क्षेत्रफल कितना है, अल्फ़ा 2 है, और ऊंचाई V2 का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुना आयतन। तो आयतन हमारा क्या निकला, अल्फ़ा इंटू V निकला है ना, और घनत्व को हम रो से लिखते हैं, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा V रो हो जाएगा। इसीलिए देखिए हम यहाँ द्रव्यमान में देखिए अल्फ़ा 1 V1 लिखे हैं आयतन, यानी आयतन को घनत्व से गुणा कीजिए, आयतन को आप घनत्व से गुणा कर दीजिए तो आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो आयतन अल्फ़ा 1 V1 है, रो से गुणा कर दिए। यहाँ भी देखिए अल्फ़ा और V2 क्या है, आपका आयतन है और इसको रो से गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखिए दाब ऊर्जा है, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो क्षेत्रफल दाब, यहाँ देखिए दाब ऊर्जा बराबर दाब गुना, यहाँ क्या हो जाएगा, वे ये ऊंचाई लिख दीजिए, या आयतन यहाँ तो ये है ना, यानी दाब गुना आयतन। तो दाब आपका P है, आयतन क्या निकला आपका, अल्फ़ा 1 V1 निकला है। तो P गुना अल्फ़ा इंटू V हो जाएगा। तो यहाँ दाब ऊर्जा निकालना है, तो दाब गुना ये अल्फ़ा 1 V1 क्या आयतन है, तो दाब को आयतन से गुणा कर दीजिएगा तो दाब ऊर्जा आपका निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। दाब, अब यहाँ भी देखिए B पर भी क्या होगा, दाब को आप आयतन से गुणा कर दीजिए तो दाब ऊर्जा निकल जाएगा। अब देखिएगा द्रव का स्थिर ऊर्जा क्या होगा, ये अल्फ़ा 1 V1 क्या आयतन, तो स्थिर ऊर्जा बराबर mgh होता है, क्या होता है mgh। तो द्रव्यमान, फिर गुरुत्वीय त्वरण, फिर ऊंचाई, तो द्रव का स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगा m आपका क्या है, देखिए यही ना आपका m है, यही ना आपका m है। m के जगह पर क्या लिखे, अल्फ़ा 1 V1 रो, और फिर क्या हो जाएगा, ये स्थिर ऊर्जा में आप mgh का फार्मूला लगाइएगा। m आपका क्या हो गया, अल्फ़ा 1 V1 रो, और फिर g और h के जगह पर यहाँ h1 लिख दिए। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका m क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 V2 रो, और फिर क्या हो जाएगा GH2, ऊंचाई इसका V का H2 है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, सूत्र हाफ mv² होता है। आप गतिज ऊर्जा का सूत्र ये पढ़े हो ना, हाफ mv²। तो देखिए हाफ और m आपका क्या है, ये अल्फ़ा 1 V1 रो, ठीक है, और यहाँ इसका वेग V1 है तो V1 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, यही सूत्र हाफ mv²। तो हाफ m आपका अल्फ़ा 2 V2 रो है, और V यहाँ V2 है, V2 का स्क्वायर। इस तरह आप A पर और B पर ये तैयार कर लीजिएगा। नली का क्षेत्रफल, द्रव का प्रवाह का वेग, प्रति सेकंड नली में घुसा द्रव का आयतन, द्रव का द्रव्यमान, दाब ऊर्जा, द्रव की स्थिर ऊर्जा, द्रव की गतिज ऊर्जा, A और B पर आप निकाल लीजिएगा। फिर देखिए आगे क्या कीजिएगा गाइस, आप A पर द्रव की कुल ऊर्जा निकालिएगा। A पर द्रव की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा में आपका हो जाएगा दाब ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। आपका दाब ऊर्जा तो यही है P1 अल्फ़ा 1 V1, ये स्थिर ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए सब में अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा V1 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। अल्फ़ा V1 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बच गया, P1 जोड़, यहाँ क्या बचा रो GH1 जोड़, यहाँ क्या बचा हाफ रो V1², ये A पर निकल गया। अब B पर भी द्रव की कुल ऊर्जा निकालिए। कुल ऊर्जा में आपका दाब ऊर्जा जोड़ स्थिर ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा मिलकर कुल ऊर्जा होगा। तो आपका ये हो गया दाब ऊर्जा, ये हो गया स्थिर ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा, इस तीनों को जोड़ दिए, ये B पर द्रव की कुल ऊर्जा निकला। अब देखिए ये अल्फ़ा 2 और V2 कॉमन आ गया, सब में है ना। अब देखिए अल्फ़ा 2 V2 कॉमन निकाले तो यहाँ बचा P2,
यहाँ क्या बचा प्लस रो GH2 बचा, और यहाँ क्या बचा हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा टू V टू कॉमन निकाल ली। अब देखो गाइस, ए पर कुल ऊर्जा और बी पर कुल ऊर्जा ये आपका बराबर होगा, ये ए पर और बी पर कुल ऊर्जा बराबर होगा, क्योंकि द्रव धारा रेखीय प्रवाह में एक तरह से द्रव प्रभावित हो रहा है, इसीलिए हर जगह द्रव का जो ऊर्जा होगा वो सेम होगा, क्योंकि आपका द्रव जो है ये धारा रेखीय प्रभावित हो रहा है, इसीलिए ए पर कुल ऊर्जा और बी पर कुल ऊर्जा आपका इक्वल होगा गाइस। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ लिखे हैं ए पर कुल ऊर्जा बराबर बी पर कुल ऊर्जा। देखिए ए पर कुल ऊर्जा ये है आपका अल्फ़ा1 V1 P1 रो GH1 जोड़ हाफ रो V स्क्वायर, यहाँ लिख दिए बराबर बी पर क्या है गाइस अल्फ़ा2 V2 P2 रो GH2 हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो गाइस ये दोनों बराबर हो गया, द्रव के सातत समीकरण से क्या होगा गाइस, ये अल्फ़ा V1 बराबर अल्फ़ा V2, ये देखिए गाइस ये आपका अल्फ़ा V1 आयतन है, यानी कहने का मतलब गाइस कि द्रव का सातत समीकरण कहता है कि जब द्रव पाइप में धारा रेखीय प्रवाह है तो आयतन सेम होगा, हर काट पर आयतन बराबर होगा, यानी अल्फ़ा V1 और अल्फ़ा V2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अल्फ़ा V1 रहने दिए और ये सेम रहने दिए यहाँ। अब ये अल्फ़ा V2 के जगह पर हम क्या लिख दिए अल्फ़ा V1 इस जगह, ठीक है, और ये सेम रहने दिए। अब ये दोनों एक चीज़ है तो ये कट हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा P1 जोड़ रो GH1 जोड़ हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 जोड़ रो GH2 जोड़ हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखिए ये P2 को इस पार किए तो माइनस हो गया, फिर देखिए रो GH1 तो है ही है, इसको इस पार किए प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ देखिए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर है, इस प्लस को इधर किए तो माइनस हो गया, सबको इधर कर दिए तो यहाँ जीरो बचा। अब देखिए P1 माइनस P2 P के बराबर होगा ये। अब देखिए यहाँ रो जी कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा H1 माइनस H2, यहाँ H2 बचा। ठीक है, प्लस हाफ रो कॉमन ले लिए, यहाँ बचा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए P रो जी और H1 माइनस H2 किसके बराबर होगा H के बराबर, तो यहाँ H लिख दिए हाफ रो, और यहाँ क्या आ जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर किसके बराबर होगा V के बराबर हो जाएगा। तो P रो जी H जोड़ हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, ये हमारा दाब ऊर्जा हो गया, दाब ऊर्जा जोड़ स्थिर ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा बराबर नियतांक गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और बी नंबर के क्वेश्चन में कहता है बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग लिखिए। गाइज एक मिनट। अब गाइज देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग लिखना है। देखो गाइज, जब तूफान में तेज़ हवा चलती है ना तो टीन का शेड उड़ जाता है, आपका छप्पर उड़ जाता है। इसका कारण क्या है गाइज कि जब तूफान चलती है तो वेग हवा का बहुत ज़्यादा होता है, और जब हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता है ना तो रूम के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम होगा गाइस तो क्या होगा छप्पर उड़ जाता है, क्योंकि वेग ज़्यादा रहता है और प्रेशर कम रहेगा। प्रेशर कम यानी दबाव उस पर कम रहेगा तो हवा अपने साथ इसको उड़ा लेता है। ये बर्नौली सिद्धांत का अनुप्रयोग है गाइस, और ये बहुत प्यारा अनुप्रयोग है। अब देखो गाइस 17 का ए नंबर में कहता है गुरुत्वीय विभव को परिभाषित करना। गुरुत्वीय विभव क्या है गाइस, किसी एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का मान, यानी एकांक द्रव्यमान को आप गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक जो लाओगे और उसमें जो आपको कार्य करना पड़ा उस कार्य का जो वैल्यू हुआ गाइस वही गुरुत्वीय विभव है, और इसको हम लोग v से डिनोशन करते हैं। तो गाइस गुरुत्वीय विभव क्या है, एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ और वही कार्य आपका गुरुत्वीय विभव हुआ। और v बराबर माइनस Gm/r होता है गाइस, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और m पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को समझते हैं कि किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक का व्युत्पन्न करना है। तो गाइस देखो, ये एक पिंड है, एक वस्तु है A और एक वस्तु B है। A का द्रव्यमान m है और B का द्रव्यमान m0 है, ठीक है, और इसके बीच का दूरी गाइस r है। तो दो वस्तु A और B है, A का द्रव्यमान आप समझ ही रहे m है और B का द्रव्यमान mg है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो गाइस हम लोग को B पर गुरुत्वीय विभव निकालना है, और गाइस EP जो होता है
यानी पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा ये बराबर सूत्र होता है गाइज माइनस जी एम इंटू एम जीरो बटे आर। और आपको गुरुत्वीय विभव निकालना है, भी निकालना है। भी बराबर फार्मूला आता है ई पी बटे एम जीरो। ठीक है, अब देखिए ई पी का तो सूत्र होता है ना माइनस जी एम इंटू एम जीरो बटे आर, अब बटे एम जीरो, नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख दो। अब देखो माइनस जी एम जीरो बटे आर गुना ये एक ऊपर जाएगा, एम जीरो नीचे आएगा, ये एम जीरो कट हो गया तो आपका क्या हुआ माइनस जी एम बटे आर। तो भी बराबर गाइज आपका निकल गया माइनस जी एम बटे आर। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि सरल आवर्त गति SHM का वर्णन करने वाले किसी वस्तु का ए नंबर में हम लोग को विस्थापन निकालना और वेग का व्यंजक निकालना। देखो सरल आवर्त गति एक समान वृत्तीय गति में प्रक्षेप के रूप में क्या होता है, सबसे पहले आप ऐसे सर्किल बना लो, ये सर्किल बना लिए, ऐसे सर्किल बना लिए। अब देखो इस पर हम अक्ष दर्शा दिए, ये देखो ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ये देखो एक्स लिख दिए, ये एक्स डैश हुआ, ये आपका वाई हुआ, ये आपका वाई डैश हुआ। अब देखो गाइस इसमें क्या होता है, कोई भी कण यहाँ से चला, फिर यहाँ आया, 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 यानी यहाँ से ये चलना शुरू किया और ये देखो वृत्तीय रूप में घूमते हुए फिर यहीं आ गया गाइस। तो ये हमारा सरल आवर्त गति एक समान वृत्तीय गति का प्रक्षेप रूप है गाइस। ठीक है, अब देखो गाइस अब हम क्या किए, ये केंद्र है और इस बिंदु से इसको मिला दिए तो ये इसका त्रिज्या हुआ, इसको हम आर लिख दिए। ठीक है, ये ओ लिख दिए हैं मूल बिंदु। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ से हम इस पर लंब डाल दिए, यहाँ ओ एम लंब डाल दिए हैं और फिर यहाँ देखो पी एन लंब डाल दिए। यहाँ से यहाँ तक गाइस हमारा एक्स हुआ और यहाँ से यहाँ तक हमारा वाई है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई बना। ये थीटा गाइस कोणीय विस्थापन है। अब आइए हम समझते हैं इसको बड़े मज़े से, विस्थापन। तो देखो गाइस ये ओपी जो है हमारा आर है, इसको हम ए से भी लिखते हैं और ये जो थीटा है हमारा कोणीय विस्थापन है और थीटा बराबर गाइस ओमेगा टी फार्मूला होता है। अब देखो ओमेगा टी को इधर कर दिए गाइस और थीटा को इधर कर दिए। अब बीच में देखो गुना छिपा है, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी हुआ। एक त्रिभुज बन रहा है गाइस, देखो PMO बन रहा है ना, PMO एक राइट एंगल ट्रिंगल है गाइस और इसमें हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं। कॉस थीटा बराबर आपने क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा B बटे H। तो गाइस ये थीटा है तो ये इसके सामने ये P हो गया, ये 90 डिग्री के सामने ये H हो गया और जो बचा वो B हो गया। ये आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो H होगा, थीटा के सामने जो भुजा होगा वो P होगा और जो बचेगा वो B होगा। तो कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है। B हमारा यहाँ ये देखिए थीटा के सामने ये तो P हो गया, ये PMP है आपका, OPH है और OM आपका B है। तो यहाँ OM और H के जगह पर क्या लिखे, OP लिखे। ठीक है, कॉस थीटा बटे नीचे कुछ नहीं तो एक दिए। OM हमारा कितना है, X है तो X लिखे और OP हमारा क्या है, R है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप कोनों को नहीं गुना किए, X गुना एक X हुआ और फिर गुना की R गुना कॉस थीटा और कॉस थीटा। अब देखो X बराबर R कॉस और थीटा बराबर क्या है गाइस हमारा ओमेगा टी, तो यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिए। ठीक है, अब देखो गाइस अब हम उसके बाद साइन थीटा पकड़ रहे हैं। साइन थीटा बराबर P बटे H होता है। तो साइन थीटा P, इस बार थीटा के सामने P क्या है, PM है और H क्या है हमारा OP है। तो साइन थीटा नीचे कुछ नहीं तो एक है, PM हमारा क्या है, ये Y है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है Y, तो Y दे दिए और H हमारा क्या है गाइस R। अब देखो कोनों को नहीं गुना किए, Y बराबर R गुना साइन थीटा, Y बराबर R। साइन थीटा के जगह पर क्या लिखते हैं गाइस ओमेगा टी, Y बराबर R के जगह पर हम A भी लिख सकते हैं, A साइन ओमेगा टी। ये R बटे R या A जो है, बटे नहीं है गाइस, R या A जो है ना, इसको हम लोग आयाम बोलते हैं और ये महत्तम विस्थापन यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है गाइस यही आयाम है। और ओमेगा बराबर फार्मूला 2 पाई n या आपका 2 पाई f होता है। आप इसको लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेग के लिए व्यंजक निकालना है गाइस, आइए हम इसको बड़े मज़े से समझते हैं। देखो y बराबर A साइन ओमेगा टी फार्मूला होता है ना, क्योंकि देखो यहाँ एक फार्मूला आपने पढ़ा है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय और विस्थापन हमारा y है तो dy बटे dt निकालेंगे क्योंकि हमें वेग निकालना है। तो यहाँ देखो y बराबर A साइन ओमेगा टी है। अब हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ dy बटे dt लिखे। अब देखो d दिए, A साइन ओमेगा टी बटे dt दिए, अब dy बटे dt। अब देखो गाइस हम डिफ्रेंशिएशन के नियम में जानते हैं
कि डिफ्रेंसिएशन उसी राशि की होती है जो डी से संबंधित होती है, शेष राशि बाहर आ जाती है। तो देखो ये ओमेगा टी तो टी से संबंधित है, ए बेचारा बाहर हो गया, ए को बाहर कर दिए, यहाँ बचा क्या, डी साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो यहाँ ए गुना डी, अब साइन ओमेगा टी किसके सापेक्ष टूटेगा, इसको ऐसे झाँप दीजिए तो ओमेगा टी, अब फिर गुना डी ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा को झाँप दीजिए डी टी के सापेक्ष होगा। अब आपने कैलकुलस में ये फार्मूला पढ़ा होगा, डी सी ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। अब देखिए डी वाई बटे डी टी ए है ये है, और यहाँ डी सी ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ कॉस, यहाँ ओमेगा टी, एक्स के जगह पे ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ ओमेगा बाहर हो जाएगा क्योंकि डी से संबंधित नहीं है ना, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन उसी राशि का होगा जो डी से संबंधित है, शेष राशि बाहर हो जाएगा, ओमेगा बाहर हो गया, डी टी बटे डी टी कट गया, यहाँ डी वाई बटे डी टी बराबर ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बचा, डी वाई बटे डी टी इसको सिस्टम से लिखे, पहले ए लिखे फिर ओमेगा लिखे फिर कॉस ओमेगा टी लिखे, फिर डी वाई बटे डी टी ए ओमेगा। एक फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा को फ्री किए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ओनली कॉस थीटा निकाले तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो इस पर हम बैठा रहे हैं, सूत्र क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस फार्मूला में बैठा है। अब देखो गाइस डी वाई बटे डी टी ए ओमेगा 1 माइनस, यहाँ देखो यहाँ साइन, यहाँ वाई बराबर हमारा क्या है, आर साइन ओमेगा टी है, हम आर के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी। अब ये गुना ए इस पार आया तो वाई बटे ए हुआ ना, तो साइन ओमेगा टी क्या हुआ, वाई बटे ए, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ साइन ओमेगा टी के जगह पर ये लिख दिए वाई बटे ए, इसका स्क्वायर, डी वाई बटे डी टी बराबर ए ओमेगा गुना रूट अंडर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाए माइनस वाई का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब देखो गाइस डी वाई बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, एक और ए स्क्वायर का एलसीएम ए स्क्वायर, इससे इसको भाग दिए ए स्क्वायर, इससे गुना किए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भाग दिए, एक हुआ एक गुना वाई स्क्वायर। अब देखो डी वाई बटे डी टी बराबर ए ओमेगा गुना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल निकला तो एक तो निकल गया तो ए बचा, ये और ये खत्म हो गया, तो डी वाई बटे डी टी बराबर क्या बचा, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही भी निकला, भी बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही भी का व्यंजक निकला गाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का अंतिम सवाल कि मोलर विशिष्ट ताप क्षमता को परिभाषित करें। ये मोलर विशिष्ट ताप क्षमता क्या है गाइस, स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस ताप के वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग मोलर विशिष्ट ताप क्षमता कहते हैं। स्थिर आयतन पर वॉल्यूम स्थिर रहे, 1 मोल गैस को 1 डिग्री सेल्सियस ताप तक बढ़ा दीजिए और इसको बढ़ाने में जो जरूरी हीट लगा यही मोलर विशिष्ट ताप क्षमता है गाइस। अब बी नंबर में देखो क्या कहता है, ऊष्मागति का प्रथम नियम, आप यह जानते हो कि ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का रूप है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम है गाइस कि ऊर्जा को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ऊष्मागति के प्रथम नियम में आप ये रखो कि डी क्यू बराबर डी यू जो डी डब्ल्यू, या आप इसको थोड़ा सा हल्दी गुड़ लगाइएगा तो डी क्यू बराबर डी यू जो पी डी भी होगा। वेयर गाइस डी क्यू क्या है, दी गई ऊष्मा है, डी यू आंतरिक ऊर्जा है और डी डब्ल्यू कार्य है। आप इतना सा लिख दीजिए, आपका ऊष्मागति का प्रथम नियम ओके हो जाएगा। अब देखो गाइस हमारा अंतिम सवाल है और बड़ा ही मस्त सवाल है गाइस, क्या है कि व्युत्पन्न करना है आपको सी पी माइनस सी बी बराबर आर। देखिए एक हमने ये सिलेंडर लिया, ये देखो भाई सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें 1 मोल हमने गैस ले लिया है, इसमें 1 मोल आपका गैस है, ठीक है, और इस पर घर्षण रहित पिस्टल से इसको फिट कर दिए। ये देखो ये पिस्टल है भाई और ये घर्षण रहित है, और पिस्टन का क्षेत्रफल ए है, दाब पी है, आयतन भी है और ताप टी है, ठीक है ना। स्थिर आयतन पर गैस का ताप dt तक बढ़ जाता है तो ऊष्मा जो dq होगा ये 1 गुना सी वी डी टी होगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो ये ऊष्मा dq क्या हो जाएगा, सी वी डी टी, ठीक है। अब ये स्थिर आयतन पर आपने निकाला, आप स्थिर दाब पर तो यहाँ dq है, q डैश दे दीजिए ताकि ये दोनों मिले नहीं। ये बराबर क्या होगा, 1 गुना, यहाँ देखिए cp गुना dt, यहाँ आयतन पर निकाले थे इसीलिए सी वी डी टी, और यहाँ स्थिर दाब पर निकालेंगे इसीलिए 1 गुना सी पी डी टी हो जाएगा। तो डी क्यू बराबर क्या, डी क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो सी पी डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए,
उष्मा गति का प्रथम नियम तो आप जान ही रहे हो, डी क्यू बराबर डी यू जो डी डब्ल्यू, यानी डी क्यू दी गई हीट, डी यू आंतरिक ऊर्जा, डी डब्ल्यू कार्य है। तो उष्मा गति का ये प्रथम नियम है गाइस। इसके जगह हम लिख दिए डी क्यू डैश बराबर डी क्यू जो डी डब्ल्यू बटे जेड, ठीक है। यहाँ डी डब्ल्यू बटे जेड, डी डब्ल्यू कार्य करने का समतुल उष्मा है। अब देखो गाइस, हम लोग डी डब्ल्यू को फ्री करते हैं। डी डब्ल्यू बराबर बल गुना दूरी है, डी डब्ल्यू बराबर बल हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, और दूरी क्या हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ दूरी हमारा क्या है, ये देखो यहाँ डी एक्स है, ये दूरी है हमारा, ये डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी डब्ल्यू बराबर पी, अब देखो ये ए गुना डी एक्स, यहाँ ए गुना डी एक्स किए, यानी आयतन बराबर आप पढ़े हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये पी ए डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुना, यहाँ पी तो ठीक ही है, ए गुना डी एक्स, ये क्षेत्रफल गुना ऊंचाई या दूरी क्या हो जाएगा, आयतन होगा, यहाँ डी भी लिख दिए। अब देखो गाइस, डी क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डी क्यू डैश है ना, डी क्यू बटे डी डब्ल्यू जे आपका, ये इसी पर आपको फिट करना है, उष्मा गति के प्रथम नियम पर ही सारा काम करना है। डी क्यू डैश देखो गाइस, यहाँ क्या है, डी क्यू डैश ये सी पी डी टी है, और डी क्यू आपका ये सी भी डी टी है। आप इसको बैठाइए, ठीक है। डी क्यू डैश के जगह पे सी पी डी टी होता है, आप इसको फार्मूला की तरह भी याद कर सकते हैं। और डी क्यू बराबर हो जाएगा सी भी डी टी, और जोड़, अब यहाँ देखिए डी डब्ल्यू हम यहाँ फ्री करके आपको दिखा दिए हैं, पी डी बी बटे जे, ठीक है। अब देखो आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ा है, पी भी बराबर एन आर टी गाइस, और P बराबर आर टी लिख सकते हो गाइस, क्योंकि n इक्वल टू 1 होता है। आप इसको लिखो या नहीं लिखो। अब देखो P, अब देखो यहाँ D लगा दिए डिफ्रेंसिएशन, और देखो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, ये R निकल गया, ये dt हो गया, ये डिफ्रेंसिएशन निकाल दिए। अब गाइस देखो यहाँ गौर से, ये सी पी डी टी लिख दिए, ये सी भी डी टी भी यहाँ लिख दिए, और ये जो देखो पी डी भी बटे जे है ना, तो यहाँ गौर से देखो, यहाँ हम R बराबर देखो, यहाँ पी डी बी, यहाँ पी डी बी है ना, पी डी बी के जगह पर क्या निकला, आर डी टी निकला, तो यहाँ पी डी बी के जगह पर क्या लिखेंगे, आर डी टी बटे जी, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए सी पी डी टी यहाँ लिख दिए, यहाँ सी भी डी टी जोड़, यहाँ आर डी टी और जे का मान गाइस 1 होता है, ये जे का मान 1 होता है, यहाँ आप 1 रखिए। अब देखिए सी पी डी टी बराबर सी भी डी टी जोड़ 1 से भाग दीजिएगा तो आर डी टी हो गया। अब देखो गाइस सी पी डी टी और ये डी टी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, सी भी जोड़ आर, ये डी टी चला गया नानी घर, ये सी पी बराबर क्या हुआ, सी भी जोड़ आर। अब देखो गाइस सी पी, ये प्लस को इधर किए तो माइनस सी भी बराबर आर। तो गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो देखकर अगर मज़ा आया होगा, तो एक लाइक अवश्य बनता है, और आप लाइक अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों में खूब शेयर करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।